हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11 जनवरी 2022 के CDP के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा असर्शन और रीज़न वाला। इसमें कथन दिया था एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी क्रम में एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर के तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। और इसका तर्क दिया था विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। सही विकल्प चुनिए। तो ये इसका कथन क्या दिया है, जो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो उनकी उम्र के बच्चों के जो उनके विकास की दर होती है उसको उससे है ना हम कंपैरिजन करके उससे नाप सकते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं नाप सकते, क्योंकि जो उनकी दर होती है ना विकास की दर वो समान नहीं होती, विकास की दर अलग अलग होती है। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो विकास की गति सभी बच्चों के लिए समान नहीं होती। कोई बच्चे पहले बोलना सीख जाता है तो कोई बच्चा देर में बोलना सीखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो विकास की दर होती है ना वो अलग अलग होती है। क्रम तो समान होता है और दर होती है वो अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत हैं। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं हम अपने। एक बच्चा फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फुटबॉल खेलना सीखने से पहले वो छलांगे मारना सीखती है। तो इसका राइट आंसर होगा समीपस्थ दूराभिमुखी विकास, मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल। और शीर्षगामी में होता है, ये सिर से पैर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की आंतरिक क्रिया का उत्पाद है। ये तो सही है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये भी सही है। कुछ हद तक प्रोजेक्ट किया जा सकता है डेवलपमेंट को। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, ये फिर आ गया एक समान विकास की जो दर है, एक समान नहीं है विकास की दर भिन्न भिन्न है। और जो विकास का क्रम होता है वो समान है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। तो हमसे क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो हमारा जो विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आया था कारण और ये तर्क वाला। इसमें कारण दिया था बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। इसका तर्क दिया था सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। ये हमारा बिल्कुल सही दिया है इसका तर्क। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अमूर्त संरचनाओं से शुरू करने के लिए खूब अभ्यास कराना चाहिए। अमूर्त तो फॉर्मल में आ जाएगा ना, लास्ट वाली स्टेज में। ये मूर्त संक्रियात्मक है तो उस बच्चे को ना जो कॉन्क्रीट चीज़ों से कराना है, बच्चों को वस्तु व विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ये तो सही है। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर हो, बिल्कुल नहीं। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण भी नहीं। ये तो हमारा उसमें आता है ना फॉर्मल में। क्वेश्चन नंबर 6 आया था हमारा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी वह साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सिंबल के जरिए सीखता है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 7 आया था, आनव 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 आया था हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम क्या है वाइगोत्स्की के अनुसार? इसका राइट आंसर होगा आपका ज्ञान के निर्माण की सक्रिय, निष्क्रिय तो होगा नहीं, अभ्यास और दोहराव भी नहीं होगा और उद्दीपन वाला भी नहीं होगा, तो ज्ञान और निर्माण की सक्रिय। क्वेश्चन नंबर 9 आया था हमारा, आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है तो। क्वेश्चन नंबर 9 आया था हमारा, आशना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, वह लॉरेंस कॉल्वर के नैतिक विकास के किस चरण में है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन से चरण में है, कौन से लेवल पर है वो? पारंपरिक, कन्वेंशनल लेवल पर है वो। क्वेश्चन नंबर 10 आया था हमारा, प्रगतिशील शिक्षा में क्या होना चाहिए? सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 11 आया था हमारे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? किस पर बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति? तो बच्चों में केवल संज्ञानात्मक विकास, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर बिल्कुल नहीं। लचीला व बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 12 आया था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्व्यक्तीय बुद्धि का आलेख करती हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो दूसरों के विचारों व इच्छाओं की समझने की क्षमता रखता है। अंतर्व्यक्ति मतलब इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है, जो दूसरों की समझने की क्षमता रखते हैं। और एक होती है इंट्रापर्सनल होती है। इंट्रापर्सनल खुद की विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है, और इंटर होती है दूसरों की। ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, देखिए इसमें दी है। क्वेश्चन नंबर 13 आया था हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किसकी भूमिका अहम है? ये तो आप सभी को पता है, वाइगोत्स्की में किसकी भूमिका अहम है? SCN, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। जो भी ऑप्शन में हो वही हमारा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 14 आया था हमारा, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका कक्षा में दी गई अंत्यक्रिया, जो अंत्यक्रिया होती है कक्षा में की गई अंत्यक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो और आत्म आकलन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये हमारे चारों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 आया था हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? इसका राइट आंसर होगा आपका विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 आया था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? इसका राइट आंसर समावेशन में बाधक है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बाधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 17 आया था हमारा, निम्न में से कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सामाजिक वर्तिकाग्र, सोशल स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 आया था, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? लिखने की अक्षमता पूछिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डिस्ग्राफिया। लिखने की पूछिए ना, डिसलेक्सिया तो पढ़ने में होती है, पठन अक्षमता वो करती है, और ये डिस्ग्राफिया होगा लेखन, और डिस्कैलकुलिया जो मैथ से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। क्वेश्चन नंबर 20 आया था, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? जो
प्रतिभावान छात्र होते हैं उनकी कौन सी विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा सोच में सटीकता की आवश्यकता। जिज्ञासा की कमी तो होगी नहीं उनमें, धीमी समझ भी नहीं होगी उनमें, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। वो जो टफ होंगे टास्क उन्हें ही सॉल्व करना पसंद करेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 21 आया था हमारा, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसे किससे बचना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा संदर्भहीनता से बचना चाहिए। उसे ना संदर्भ में ही बात करनी, जो कॉन्टेक्स्ट दिया है उसी में उसे बात करनी चाहिए, संदर्भहीनता से बचनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 आया था, विद्यार्थियों में एक संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? इसका राइट आंसर होगा नियमों को समझने और अवधारणाओं की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 23 आया था, निम्नलिखित में कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 24 आया था हमारा, एक संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रदाय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं, ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एक आद्य रूप। क्वेश्चन नंबर 25 आया था, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किसके विकास को सुगम बना रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अधिसंज्ञान। ये आधा लिखा है, अधिसंज्ञान मतलब मेटाकॉग्निशन, इंग्लिश में दिया होगा मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 26 आया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देती है? उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ या सामग्री को हटकर याद करना, वेदन और बार बार अभ्यास, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। क्वेश्चन नंबर 27 आया था, किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर ऐसे संकेत हैं जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें। क्वेश्चन नंबर 28 आया था, अविकथन और रीजन वाला। अविकथन दिया था, जिस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणा को साझा करने के अवसर देने चाहिए। हाँ बिल्कुल देने चाहिए, जो उनकी भ्रांतियाँ, उनकी मिसकॉन्सेप्शन है ना, तो उनको साझा करने के लिए, उनको अपनी बात रखने के मौका बिल्कुल देना चाहिए। और तर्क इसका दिया था, भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया महत्वहीन होती हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो आधारहीन नहीं होती, उनसे ही तो बच्चों का आधार बनता है बच्चों को सीखने के लिए। वो जो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं ना बच्चों के, वो सीखने में जो लर्निंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं बच्चों की। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 आया था हमारा, अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्या? इसका राइट आंसर होगा आपका शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आया था, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 30 आया था, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा आपका एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन, इस सेट के हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। आज हम आपके लेके आए हैं 11 जनवरी 2022 के CTET में EVS के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं ना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, हमारे देश के नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, ये कहाँ का है, कोई
कहाँ का है ये भोजन? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था, यदि कोई व्यक्ति मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़ तक छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं पड़ेगा? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, जो पहले शिफ्ट में मैंने सॉल्यूशन कराया था 10 जनवरी का, तो उसमें भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो अपने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है, हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर लकड़ी के बने होते हैं। तो ये कहाँ से आई है? इसका राइट आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। एक हिमाचल प्रदेश से ये वाला एक और क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 64 आया था हमारा, कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी इतनी है, 432 किलोमीटर है, और कोई ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18 तारीख को 23:45 मतलब रात के 11:45 पे चल रही है। कितनी तारीख को? 18 तारीख को। और वो 19 तारीख को 7:45 पे पहुंच जाती है। तो हमें इसमें पहले टाइम भी निकालना पड़ेगा। 19 तारीख को पहुंच जाती है, 18 तारीख को ये कितनी देर चली है ये ट्रेन? 15 मिनट चली है, 15 मिनट ये टाइम, और 7:45 ये 7 घंटे 45 मिनट ये हो गया। तो हम 7 घंटे 45 मिनट में 15 मिनट ऐड करेंगे तो हमारा कितने घंटे आ जाएंगे? 8 घंटे। तो हमारा टाइम क्या आ गया? 8 घंटे। तो हमसे क्या पूछा? ट्रेन की औसत चाल पूछिए। तो आप सभी को पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी हमारी क्या दी है? 432 किलोमीटर, और समय क्या था हमारा? 8 घंटे। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा कितना होता है? 40, और 3 बचा तो 8 4 जा 32। तो ये हमारा आया 54। आंसर मन लगाइएगा आप। किलोमीटर पर, ये हमारा सेकंड में आया, हमसे पूछे मीटर पर सेकंड में। तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 4 जा कितना होता है? 18 3 जा होता है 54, और 3 5 जा कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकंड। ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 65 आया था हमारा, निम्न में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। अंत में वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका चूहा और गिलहरी। और सांप के तो दांत होते हैं, सांप के तो नुकीले दांत होते हैं, पर वो क्या करते हैं, जो अपने भोजन को खाते हैं वो चबा के नहीं खाते दांत, वो डायरेक्ट निगल लेते हैं। और गिलहरी और चूहे के दांत बढ़ते रहते हैं, तो इसलिए चीज़ों को कुतरते रहते हैं। जब तो उन्हें चूहों को जो भी चीज़ मिलती है सब चीज़ कुतर जाते हैं घरों में आके। क्वेश्चन में 66 आया था, कन्नौज एक जिला है जहाँ समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है? जो कन्नौज है कहाँ का है वो, जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यूपी। क्वेश्चन में 67 आया था, रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है एक और शिफ्ट, किसी और शिफ्ट में भी। तो इसका राइट आंसर हुआ आबू धाबी और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन में 68 आया था, भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। तो गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 68 का ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पूर्व दिशा होगी। क्वेश्चन नंबर 69 आया था हमारा, निम्नलिखित में से ब्रांच के बारे में कौन सा कथन सही है, चुनिए। तो यह कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है। क्वेश्चन नंबर 70 आया था हमारा, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदानुरूपी खाद्य वस्तु को संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता। तो इसका राइट आंसर होगा दूध और पनीर। सेव और मुरब्बा तो करता है, कच्चा आम, अचार भी, और दाल पापड़ भी। दूध और पनीर, क्योंकि पनीर जल्दी
खराब हो जाता है, ये संरक्षित नहीं रहता ज़्यादा दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 71 आया था हमारा, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए सबसे बड़े तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहाँ कहते हैं? लद्दाख में। और तिकोने टेंट को क्या बोलते हैं? लेह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आया था, हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा आपका 8। ये तो सभी को पता होगी, यूनियन टेरिटरीज। क्वेश्चन नंबर 73 आया था हमारे, नीचे दिए हुए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जो अरब सागर पर स्थित हैं। एक अरब सागर का पूछता है और एक बंगाल की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है, ये इन्हीं शिफ्टों में ही सेम क्वेश्चन, राज्य में नहीं बदले। क्वेश्चन नंबर 74 आया था, छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों को प्रसिद्ध है? छऊ नृत्य लोगों का कहाँ का लोक नृत्य है? ये छत्तीसगढ़ का। तो छा से छऊ और छा से छत्तीसगढ़, इससे भी आप याद कर सकते हैं। छऊ नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 75 आया था हमारा, कैचू के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए दिया था, कैचुए खेत में छेद बनाते हैं और जो जल और वायु के मृदा तक पहुंचाने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं, सही है। कैचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली करते हैं, सही है। कैचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, बिल्कुल गलत। कैचुए का मल मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारे ऑप्शन 3 ऑप्शन सही हैं, ए, सी और डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में इसका राइट आंसर होगा ए, 3 नहीं, ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है ए, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 76 आया था हमारा, मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के क्या फायदे हैं? तो विद्यार्थी कहीं से भी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, विद्यार्थी को शिक्षक एवं साथियों से बातचीत करने का मौका मिलता है, विद्यार्थी को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी अपने ऑनलाइन से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे ऑप्शन 3 सही हैं, ए, बी और डी। किसमें ए, बी और डी? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अब आया था क्वेश्चन नंबर 77 आया था हमारा, निम्नलिखित में से कौन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने के समकालीन शिक्षण की विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर वो शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय बातचीत करने में सक्षम हैं। क्वेश्चन नंबर 78 आया था हमारा, स्वाति कक्षा 4 की ईवीएस शिक्षिका ने कई तरह के पौधे जैसे घास, बांस, गुलाब, केला, बरगद, ताड़ के पेड़ का वीडियो दिखाती है और सभी पेड़ पौधों के आकार, पत्ते, तने और फूलों के बारे में विद्यार्थी के साथ चर्चा करती है। इस गतिविधि में सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने की डैश तरफ है। तो इसका राइट आंसर होगा किसकी तरफ वो ध्यान आकर्षित करना चाहती है? जो पेड़ पौधों के वर्गों के जो भीतर मौजूद भिन्नता है उसके तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहती है। जैसे गुलाब की पत्ती कैसी होती हैं, ताड़ के पेड़ की पत्ती कैसी होती हैं और बरगद के पेड़ की, केले की कैसी होती हैं, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 79 आया था हमारा, रीता एक ईवीएस की शिक्षिका थीम खाद को पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ए, सी और डी। विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना और समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना और समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 80 आया था, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ए और बी, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों को पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना और विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 81 आया था हमारा, एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। इनको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे समूह नहीं बनाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 आया था हमारा, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या की प्रकृति कैसी है? एकीकृत और अनुभवात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 83 आया था हमारा, कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणा को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कहानियों को लिंग, जाति और धर्म, सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को विचित्र नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कहानी मज़ेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है। मतलब हमें ये पूछा है हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें ये तो नहीं करना चाहिए और ये तो हमें करना चाहिए, तो ये अलग है। हमसे गलत पूछे ना, हमें ध्यान रखना चाहिए, तो जो हमारे गलत होंगे उनको जो ध्यान रखेंगे। कहानी ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें, इनका तो ध्यान रखना चाहिए हमको। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, A, B और D। क्वेश्चन नंबर 83 आया था, कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणा को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, A, B और D। अब चलते क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 आया था हमारा क्वेश्चन नंबर, एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों में मानचित्र कौशल को मन में बैठाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किनको करने को कहेगी? क्या क्या करने को कहेगी? मानचित्र में बुनियादी दिशाओं का पता लगाना, बिल्कुल सही। अमानकीकृत मानचित्र बनाना, अपने बनाए गए मानचित्र में प्रतीकों का उपयोग करना, मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मानचित्र की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर हमारा A, B, C और D तीनों ही सही हो जाएंगे, चारों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 आया था, एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका तुलना करना और उस विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 86 आया था, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों को पता लगाएं। निम्न में से कौन सी रणनीति इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? तो जल से संबंधित वृत्तचित्र और फिल्में नहीं, एक नाले का भ्रमण करना बिल्कुल नहीं, पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत करना बिल्कुल नहीं, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान। क्वेश्चन नंबर 87 आया था हमारा, निम्न में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बच्चों का वातावरण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 88 आया था हमारा, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक के चयन में किन मानदंडों के सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर A और D। पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति और धर्म से कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए और पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 आया था हमारा, कक्षा 5 के विद्यार्थी
जेंडर लिंग रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का सर्वेक्षण। अब चलते हैं आज इस सेट के लास्ट क्वेश्चन में। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यार्थी को रिपोर्ट कार्ड में प्रक्रिया कौशल में दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्रम निर्धारण मापनी। तो ये होगा आज के हमारे 30 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।